हेलो दोस्तों और प्रीवियस ईयर पेपर के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि एमपी पटवारी के एग्जाम अभी चल रहे हैं। आई होप आप सभी का जिनका पेपर हो गया होगा उनका पेपर अच्छा गया होगा। और जो प्रीवियस वीडियो हमने अपलोड किया था जीके के क्वेश्चंस किस टाइप से आ रहे हैं, किस टॉपिक का वेटेज कैसा है, आई होप आप सभी ने वो वीडियो देख लिया होगा। तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाके एक बार देख लीजिए, काफी हेल्प करेगा आपका। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोस को लाइक कर दीजिए, ताकि इस टाइप के जो भी वीडियोस हम आपको आपके लिए लेके आएंगे आप उसको ज्यादा से ज्यादा देख सको। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इसका बेनिफिट मिल पाए। तो आज हम क्वांट के क्वेश्चंस का डिस्कशन कर रहे होंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं, और साथ ही उन क्वेश्चंस को हम कम टाइम में फुल एक्यूरेसी के साथ कैसे कर पाएंगे। कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स भी मैं आपको बताऊंगा कि हमें इस टाइप के पर्टिकुलर क्वेश्चन में किस टाइप की अप्रोच फॉलो करनी चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि स्क्रीन पे जो पहला क्वेश्चन आपको विजिबल है कि मोहित ने एक गाड़ी 4,000 रुपए में खरीदे। उसने घोड़ा 20,000% के लाभ पर तथा गाड़ी को 10% की हानि पर बेच दिया, जिससे कुल मिलाकर उसे 2% का लाभ हुआ। तो यार ऐसे जो भी क्वेश्चन आएंगे जिसमें एक डाटा गिवन हो, दो डाटा गिवन हो और उस दोनों डाटा का एक एवरेज डाटा गिवन हो, मतलब कुल मिला के, तो ये क्वेश्चन जो है अपन मिक्सचर एलिगेशन से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो जैसे इसने बोला उसने घोड़ा, तो यहाँ पर लिख देंगे घोड़ा। ठीक है, यहाँ हो जाएगा आपका घोड़ा। घोड़े के बाद अब वो बोलता है कि गाड़ी। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देंगे गाड़ी। ठीक है, ये हो गया आपका गाड़ी। अब ये कह रहा है कि उसने 20% के लाभ पर घोड़े। ठीक है, तो अपन एज इट इज साइन के साथ ये मेंशन कर देंगे। ठीक है, और गाड़ी को 10% की हानि, हानि है तो माइनस साइन अपन ले लेंगे। ठीक है, और ओवरऑल पे उसे 2% का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर अपन मिक्सचर एलिगेशन लगा देंगे। ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 18, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 12। इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 2। ठीक है, अब ये जो टोटल है, टोटल ये 5 यूनिट है। ठीक है, और ये 5 यूनिट किसके इक्वल गिवन है, ये देखो उसने लिखा है 4,000 के, तो ये 5 यूनिट इक्वल हो जाएगी 4,000 की। तो एक यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी, 800 रुपए। ठीक है, अब उसने किसकी कीमत पूछी है, घोड़े की कीमत। तो घोड़े की कीमत, यहाँ पर अपन ने घोड़ा लिखा था, यहाँ गाड़ी था, घोड़े की कीमत कितनी है, 2 यूनिट। तो 2 यूनिट कितनी, एक यूनिट 800 की है, तो 2 यूनिट कितनी की हो जाएगी, 1600। 1600 रुपीज, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यार ये सिमिलर क्वेश्चन अगर देखने को मिले तो बजाय हम ट्रेडिशनल मेथड को फॉलो करने की बजाय हम यहाँ पर मिक्सचर एलिगेशन यूज कर सकते हैं। आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो इस टाइप का आपको जो भी क्वेश्चन देखने को मिले कि उसमें दो टाइप की क्वांटिटी गिवन है और उनका एक इक्वल क्वांटिटी गिवन है, तो अपन सीधे मिक्सचर एलिगेशन लगा देंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एक साथ काम करते हुए ए, बी और सी की दक्षताएं 5-3-2 के अनुपात में है। वे एक काम को 21 घंटे में पूरा कर सकते हैं। बी अकेले उस काम का 40% कितने घंटों में पूरा करेगा। तो जैसे कि मैं पहला बता चुका हूं, जो टोटल वर्क होता है, टोटल वर्क गाइस क्या होता है, इफिशियंसी इनटू डेज, या जो टाइम टेकन है वो होता है टोटल वर्क। ठीक है, तो यहाँ पर इसने टोटल इफिशियंसीज दी हुई है 5-3-2 की, और पूरे काम को 21 घंटे में पूरा करता है। तो यार जो मैं टोटल इफिशियंसी का कैलकुलेशन करूंगा तो वो हो जाएगा यहाँ पर 5 8 और 2 10, टोटल इफिशियंसी हो जाएगी 10। टोटल टाइम उसने लिया है 21। तो यार मैं टोटल वर्क, अगर मैं टोटल टाइम में टोटल इफिशियंसी का इंटू कर दूं तो टोटल वर्क आ जाएगा। अब वो पूछ रहा है कि बी अकेले उस काम का 40%, तो ये जो टोटल वर्क है इसका 40% कौन पूरा करेगा, बी अकेले। तो बी की इफिशियंसी कितनी है, 3। तो यार बी की इफिशियंसी से इसको मैं डिवाइड कर देता हूं, तो मुझे बी का जो डेज है, बी टोटल कितना दिन लगाएगा वो पता चल जाएगा। यहां से ये कैंसिल आउट हुआ, ये 7 बार कटेगा, 28 28 इसका आंसर आ जाएगा। तो 28 जो है वो सी लगाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हो सकता है वो किसी और की इफिशियंसी पूछ लेता, ए कितने दिन में पूरा करेगा, या ए और बी दोनों मिलके कितने दिन में पूरा करेगा। तो यहाँ जो इफिशियंसी अपन ने 3 ली है, तो ए बी की कंबाइन यहाँ पर अपन 8 ले लेते हैं।
ठीक, अगर एक ही पूछता तो यहाँ पर 8 ले लेते। तो बेसिक सिंपल लॉजिक यहाँ पर यही लगा कि टोटल वर्क जो होता है वो होता है इफिशियंसी इनटू डेज। ठीक है, सेम यहाँ पर हमने टोटल वर्क ये कैलकुलेट कर लिया है यहाँ पर। ठीक है, इसका 40% बोला, निकाल लिया। अब वो पूछता है कि बी अकेले, तो बी का अकेला क्या हो जाएगा, कितना टाइम ले रहा है, तो टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। ठीक है, ये हो जाएगा डेज, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। आप देखोगे यहाँ भी हमने वही किया, ये आपका हो गया टोटल वर्क एफिशिएंसी 3। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाँ, तो ये जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे विजिबल है, लाइक ये वाला क्वेश्चन अगर आता है जो ब्लड एजेस का होता है, हम इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। तो यार इसका बेसिक यही फंडा रहेगा कि जैसे इसने गिवन है कि वर्तमान आयु का रेशियो ये है, 7 वर्ष बाद ये अनुपात इतना इतना हो जाए, तो अपन इसको सीधे कंसिडर करेंगे 3x और 5x। ये जो होगा ये आपकी राम की आयु होगी 3x 5x। अभी बोल रहा है 7 वर्ष बाद, तो इसको +7 करेंगे, +7 करेंगे। अब 7 वर्ष बाद ये रेशियो कितना हो जाता है, 4:5। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 15x + 35 इज इक्वल टू 20x + 28। तो अब इसको अपन सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका, सॉल्व करने के बाद 5x इज इक्वल टू 7। तो x की जो वैल्यू यहां से आएगी वो होगी आपकी 7/5। ठीक है, तो अब ये पूछ रहा है कि रमेश की वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो यार रमेश की जो आयु थी, ये है राम, ये है रमेश। तो रमेश की आयु अपन ने 5x कंसीडर की थी, तो यहाँ पर अगर अपन x की वैल्यू रख देंगे जो कि 7/5 है, तो रमेश की वर्तमान आयु 7 वर्ष आ जाएगी। तो 7 वर्ष इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे जो भी सिमिलर टाइप क्वेश्चंस आएंगे उनको हम लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे। सीधी बात है, दोनों को अपन सेम वैल्यू लाइक 5x और 3x कंसिडर करेंगे। 5x 3x और 5y ये कंसिडर नहीं करना है, याद रखना। ठीक है, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये जो क्वेश्चन है बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे कई क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में देखने को मिले होंगे, सिमिलर पैटर्न पे ये क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो यार ये क्या कह रहा है कि एक परीक्षा में एक छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए अधिकतम अंकों का 33% प्राप्त करना था, उसे 125 अंक मिले और वह 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। अधिकतम अंक कितने थे। तो यार सीधी बात, उसको 125 अंक मिले और 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब उसको पास होने के लिए यार 40 नंबर और चाहिए थे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 165। तो ये जो है 165 आपके पासिंग नंबर है, पास होने के लिए उसको मिनिमम इतने नंबर चाहिए थे। और ये जो है ये क्या है, टोटल नंबर का अगर मैं 33% निकालूं, अधिकतम नंबर का 33% जो कि पासिंग परसेंटेज था, ठीक है, ये यहाँ पर 165 आ गया है। ठीक है, तो अगर मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं, तो जो अधिकतम नंबर है x की जो वैल्यू है, मैक्सिमम मार्क्स कितने हो जाएंगे, 500। ठीक है, तो ये जो भी क्वेश्चन है आपको पढ़ना है और समझना है। जैसे इसने बोला है कि उसे 125 अंक मिले और वह 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब उसको 40 नंबर और चाहिए थे। तो अगर ये 40 में ऐड कर दूं तो ये मेरा जो होगा 33% होगा, है ना। तो इसमें 40 को ऐड करने के बाद 165 आया जो कि पासिंग नंबर है, और परसेंटेज के टर्म में वो है 33%। तो यहां से 100% मतलब 500 जो है वो अधिकतम नंबर होंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस को आपको ऐसे सॉल्व करना है, ये अप्रोच होनी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 45, 36, 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं, उन्होंने एक साथ कार्य करना आरंभ किया लेकिन 6 दिन बाद ये और भी काम छोड़कर चले जाते हैं। हाँ, तो यार ये क्वेश्चंस में जो भी है आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन में सबसे पहले आप देखोगे कि हम किस टाइप से इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्या अप्रोच होनी चाहिए। तो यार मैंने जैसे कि पहले भी बताया था, जो टोटल वर्क होता है, टोटल वर्क होता है एफिशिएंसी इनटू डेज। ठीक है, ये होता है टोटल वर्क। तो यार ए जो है वो एक काम को कितने दिन में पूरा करता है, वो यहाँ पर गिवन है। ठीक है, ए 45 दिन में करेगा, इसके हो जाएंगे 45 डेज। ठीक है, बी जो है 36 दिन में करेगा
और सी जो है 60 दिन में। तो यार इसको करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि इन तीनों का आप निकाल लो एलसीएम, ठीक है। इन तीनों का एलसीएम आप निकाल लेना। आई थिंक इसका एलसीएम 180 होगा, तो 180 को आप टोटल वर्क मान लो, ठीक है। अगर मैं टोटल वर्क में डेज का डिवाइड कर देता हूं तो मुझे क्या पता चल जाएगा, एफिशिएंसी। तो ए की एफिशिएंसी आई थिंक 4 हो जाएगी, ए की एफिशिएंसी, और ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगी बी की एफिशिएंसी आपकी 5 हो जाएगी, और सी की एफिशिएंसी आपकी 3 हो जाएगी, ठीक है। अब क्या बोलता है कि 6 दिन बाद ए और बी काम छोड़कर चले जाते हैं। 6 दिन तक इन सभी ने साथ में काम किया, तो टोटल एफिशिएंसी इनकी कितनी हो गई, 4 और 3 7 और 5 12। तो यार टोटल एक 12 एफिशिएंसी से तीनों लोगों ने 6 दिन तक साथ में काम किया। इसके बाद जो बचा हुआ काम है सी एक्स डेज में अपनी इफिशियंसी के साथ करेगा, ये पूरा हो जाएगा 180 के इक्वल। तो ये कितना काम करके गए, 12 छिंग 72, ठीक है। तो यार इसको माइनस कर देंगे तो जो बचा हुआ काम है, ठीक है, जो बचा हुआ काम है ये अकेले किसने पूरा किया, सी ने, ठीक है। ये पूरा काम सी ने पूरा किया। यहाँ लिखा भी सी अकेला बचे हुए काम को कितने दिन में करेगा, तो यार 36 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ, सेम फॉर्मूला। टोटल वर्क जो होता है इफिशियंसी इन 2 डेज होता है, ठीक है। यहाँ पर ए और बी का, ए बी और सी का अपने को यार टाइम दिया हुआ है, तो आपको अगर डेज दे तो आप सीधे इसका एलसीएम निकाल लो। इनका एलसीएम हो जाएगा 180, एलसीएम 180, इसको मानोगे आप क्या, टोटल वर्क। तो मैं टोटल वर्क में अगर एफिशिएंसी का इंटू कर दूं तो मुझे डेज पता चल जाएंगे, या टोटल वर्क में डेज का इंटू डिवाइड कर दूं यहाँ से, तो मुझे एफिशिएंसी पता चल जाएगी। तो मेरे पास यार 45 दिन थे, टोटल वर्क था 180, मैंने 180 में 45 का डिवाइड किया, मेरे को ए की एफिशिएंसी पता चल गई, ऐसे ही बी की पता चल गई और सी की पता चल गई, ठीक है। तो इनकी टोटल एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 12। तो ये तीनों लोगों ने 6 दिन तक तो साथ में काम किया ना, तो इन्होंने कितना काम कंप्लीट कर लिया, 12 इंटू 6 टोटल वर्क जो है इन लोगों ने कंप्लीट कर लिया। प्लस यहाँ पर अब अकेला बचा सी, जो उसकी एफिशिएंसी है 3, अब बचा हुआ काम सी ने पूरा किया। तो यार सी ने कितने दिनों तक और काम किया, तो 36 इसका आंसर हो जाएगा कि सी अकेला शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। अगर यहाँ पूछते कि टोटल काम कितने दिन में खत्म हुआ, तो यार ये जो था वो सी करता है, और इसके पहले से 6 दिन तक और किया। तो अगर टोटल काम पूछते तो 42 इसका आंसर हो जाएगा। लास्ट स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ना वरना कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। हाँ, अब इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो है आपका ए बी सी और डी ई एफ, ए बी सी और डी ई एफ। तो यार मुझे यहाँ पर एबीसी का एरिया दिया है, इसका एरिया दिया और इसकी एक साइड दी है। तो यार ये एक सीधा सीधा फॉर्मूला होता है। अगर मैं ए बी सी का एरिया निकाल लूं, ये एरिया का साइन डिनोट करेगा, ठीक है, एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ डी ई एफ, ठीक है, ये इक्वल होगा जो भी साइड गिवन हो। यहाँ जैसे ई एफ की बात हो रही, ऊपर आ जाएगा आपका बी सी, यहाँ आ जाएगा ई एफ, इसका जो स्क्वायर होगा वो होगा इसका एरिया। सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है, ये आपको यहाँ पर यूज करना है, ठीक है। तो अगर ये यहाँ पर यूज होगा तो ये चीज कैसे सॉल्व हो जाएगी, तो यार मुझे इसकी वैल्यू गिवन है, एरिया 9 है, ये है 16, इसका स्क्वायर मुझे पता करना है, मैं बीसी को x मान लेता हूँ, ये आपका 2.8 स्क्वायर हो जाएगा। मैं अंडर रूट लगा दूंगा, यहाँ से स्क्वायर हटा दूंगा, तो ये आपका हो जाएगा 3/4 इज इक्वल टू x अपॉन 2.8, ठीक है। ये इससे कटेगा, 4 पंजे भी 4 जो 4 7 28 0.7, इसका 3 का इंटू होगा तो 2.1 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन में वो एरिया दे देता है दो ट्रायंगल्स के, ठीक है, सिमिलर है और वो उसका एरिया दे जाता है, तो सेम आपको ये वाला फॉर्मूला उसमें अप्लाई करना है, ठीक है। अगर वो एरिया नहीं देता या 2 से 3 साइड दे देता तो यार
सिमिलर जो है उसकी प्रॉपर्टीज से क्या होता, ए बी, ठीक है। आप डायग्राम बना लेना यहाँ, यहीं से फिर इसको सॉल्व करना। ए बी, ठीक है, ये आपका है डी ई एफ, ये हो जाता ए बी अपॉन डी ई, डी ई ये साइड ये इक्वल होती किसके, बी सी, बी सी अपॉन ई सी, ई सी ये इक्वल होती है आपके किसके, ए सी अपॉन डी एफ। तो यार अगर दो साइड भी देती और वो तीसरी साइड पूछता, या कोई तीन साइडें दे देती और चौथी साइड पूछता, तो आप ये अप्रोच यहाँ पे फॉलो करते और ये क्वेश्चन सॉल्व होता। तो यार व्यापम ये सिमिलर टाइप का क्वेश्चन देता है, सेम उसमें लॉजिक यूज होता है, तो ये क्वेश्चन आप एक बार अच्छे से देख लेना, ठीक है। आगे चलते हैं, ये आप कर लोगे, इजी क्वेश्चन है, फिर भी मैं बता देता हूँ यार, इसको सीधे ऐसा करना कि 2-3 का रेशियो है, फिर BC का रेशियो 4-5 है। अब इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, ये हो जाएगा आपका 4 दूनी 8, ठीक है, 4 दूनी 8, ये हो जाएगा आपका 4 तिया 12 और ये हो जाएगा 5 तिया 15, ठीक है। अब जो नेक्स्ट रेशियो गिवन है वो कौन सा गिवन है, BC हो गया CD, तो ये आपका CD लिखा है 6 और 7, इस सेम इसका इनटू ऐसा होगा और इसका इनटू ऐसा होगा, ये आंसर आ जाएगा। तो यार इसको ऐसा करना है कि AB, ठीक है, BC तो आपका ABC मिल जाएगा, ठीक है, अब CD तो आपका ABCD मिल जाएगा, ठीक है। ये अप्रोच है, सॉल्व कर लेना। यार ये भी एक इजी क्वेश्चन है, x के 40% का, आप बस पढ़ते जाना और इसको ऐसे लिखते जाना, 40% का 12% 84 है, तो x का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो यार ये इजी क्वेश्चन है, हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 एकम 4, तीनों सत्तू 21, 3 चौक 12, ये हो जाएगा 25 बार कटेगा, 25 सत्ती आई थिंक 175 हो जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, आगे चलते हैं, इस टाइप का एक सिमिलर क्वेश्चन देखने को मिलेगा, आपको बस क्वेश्चन को रीड करना है एंड जो लॉजिक उसमें फॉलो है उसको यूज करना है, तो आप इसको इजीली सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। आगे चलते हैं, सेमोल ने 16% वार्षिक दर से 1 वर्ष के लिए निवेश किया, यदि अर्धवार्षिक रूप से संशोधित होता है तो चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यार अगर वो चक्रवर्ती ब्याज पूछता है और अर्धवार्षिक है, तो ऐसे केस में सीधे मैं बोलता हूं आपको रेट आधा करना है और टाइम को दुगना करना है, ठीक है। 1 वर्ष के लिए बोला तो जो अब टाइम है वो आपका हो जाएगा 2 वर्ष, और जो रेट था अब रेट हो जाएगा आपका 8% डिवाइड करने पे, ठीक है। अब कैसे इसका चक्रवर्ती ब्याज कैसा होगा, तो यार मैं इसको ऐसा करता हूं, मैं आप ये अप्रोच यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो जैसे इसने अपने पास रेट है 8%, टाइम बोल रहा है 2 वर्ष, तो यार मैं 8 का 2 बार सक्सेसिव परसेंटेज निकाल लेता हूँ। आई होप आप सभी को सक्सेसिव परसेंटेज पता होगा, अगर नहीं होगा तो आप ये देख लो, 2 वर्ष का सक्सेसिव परसेंटेज ऐसा निकल जाता है। तो ये हो जाएगा 8 और 8 16 प्लस 18 64 0.64। तो अगर अब आप 27,000 का 16.64% कैलकुलेट कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। मैं यहां से इसको रिमूव कर देता हूं, ये 3 जीरो यहाँ पर कट जाएंगे, तो यहाँ से अब यूनिट देख लेना, 7 चौक 28, आप यूनिट से भी कर सकते हो, जो लास्ट यूनिट है वो 8 आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ देखो आप ऑप्शन भी एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा सोचते हैं, ठीक है यार, अगर 27,000 है तो मुझे चक्रवर्ती ब्याज सीधे 31,000 तो मिल नहीं जाएगा, हाँ उसको कितना पैसा लौटाना पड़ेगा, तो ये एक पॉसिबल आंसर हो सकता है, बट इतना चक्रवर्ती ब्याज तो हो नहीं सकता। तो यार मेरा आंसर पॉइंट में तो आएगा, ये भी शोरूम है, तो ये दो ऑप्शन तो ऐसे ही हट जाएंगे, ठीक है। और मेरा आंसर इतना बड़ा, ये तो ऐसे ही हट गया, इतना बड़ा तो आ ही नहीं सकता, चक्रवर्ती ब्याज उसके मूलधन से एकदम ज्यादा तो नहीं हो जाएगा, जबकि 16% के करीब अपन कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसको गाइस पूरा सॉल्व करने की नीड ही नहीं है, सीधा देख लो ये आपका आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा लॉजिकली सोचोगे काफी टाइम बचेगा। अब क्वेश्चन वो ऐसा देता है कि अगर आप उसको थोड़ा सा बिना सोचे सॉल्व करोगे तो काफी आपका टाइम कंज्यूम होगा, और बाहर आके आप ये बोल रहे होगे कि यार हार्ड था। सेम क्वेश्चन कोई दूसरा बंदा विद इन सेकेंड्स कर रहा होगा, तो यार ये एक सिलेक्शन का काफी क्राइटेरिया होता है जो डिफाइन करता है चीजें कहां से चेंजेस होती है। तो इस टाइप की कुछ अप्रोच आप ध्यान रखिए, थोड़ा सा सोच सकते हो यहाँ पर कि यार ये पॉसिबल आंसर हो सकता है। तो सेम थोड़ा एग्जाम में भी अपने को अवेयर रहना है कि जो क्वेश्चन बड़ा है, कंफ्यूजिंग है, वो आप
ट्राई करो कि इस तरह का हम सोच पाए और ये क्वेश्चन वहां पर हो जाए, ठीक है। तो ये एक अप्रोच आप फॉलो करिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए और सोचिए कि किस टाइप से आप और कर सकते हो, तो आप दूसरे से ज्यादा यहाँ पर टाइम बचा सकते हो, प्लस हो सकता है वो टाइम कहीं और यूटिलाइज हो नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो यार ये कुछ बेसिक अप्रोच है जो आपको यूज करनी चाहिए, ठीक है। तो यार इसी तरह की अप्रोच और जो शॉर्टकट मेथड है या क्वेश्चन को करने के तरीके हैं, मैं आपको और वीडियोस में भी बताता रहूंगा। और सेम क्वेश्चन को करने की क्या अप्रोच होती है, जीके, क्वांट, एलआर, इंपॉर्टेंट टॉपिक कैसे हैं, उन्हें कैसे टैकल किया जाए, मैं आपको और आगे वाले वीडियोस में भी बताता रहूंगा। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जो लोग नए हो, पुराने वीडियोस भी देख लीजिए, हमने काफी अच्छा पेपर डिस्कशन किए हैं काफी। तो जो न्यू वीडियो में आपको डाल पाऊं उसका आपको एक अपडेट मिल जाए और आप देख सको वीडियो को कि हम क्या नया कर रहे हैं, ठीक है। तो आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये एक एवरेज का क्वेश्चन है यार, काफी कॉमन क्वेश्चन है, कई एग्जाम्स में आता है, हमारे व्यापम ही नहीं, मैं अगर बात करूं एसएससी लेवल के एग्जाम, रेलवे लेवल के एग्जाम, उसमें ये क्वेश्चन काफी मैंने देखा है। आप अभी एनटीपीसी ले लो या आप रेलवे का ग्रुप डी का एग्जाम ले लो, सीजीएल सीएचएसएल ले लो, इसके अलावा भी आप दिल्ली के एग्जाम ले लो, स्टेट के ले लो, काफी ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो यार ये क्वेश्चन को करने का बेस्ट मेथड मैं बताता हूँ। बोल रहा है एक बल्लेबाज का 11 पारियों का औसत एक सुनिश्चित होता है, तो मैं बोलता हूँ यार मान लो 11 पारी का औसत x है, ठीक है। तो औसत x है, तो सपोज टोटल जो उसके रन होंगे वो 11x हो जाएंगे, ठीक है। आपको पता है आंकड़ों का योग अपॉन आंकड़ों की जो संख्या होता है वो होता है औसत। यहां से मैंने इसको चेंज कर दिया, टोटल आंकड़ों का योग मैंने यहां से निकाल लिया, तो औसत इंटू संख्या, टोटल आंकड़ों का योग निकल जाएगा, तो 11x। तो यार मुझे 11 पारियों के टोटल रन यहाँ पर 11x पता चल गया। अब 12 पारी में वह 120 रन बनाता है, ठीक है। अब हो तो गई संख्या अपनी 12, ठीक है, पहले 11 था, अब 12 लोग हो चुके हैं। अब उसका जो औसत है 5 रन बढ़ जाता है, तो यार मैंने पहले बताया था औसत 11, अब ये हो जाता है 5 इंक्रीज होके, ठीक है। इसको सॉल्व कर लोगे 11x प्लस 120 इज इक्वल टू 12x प्लस 12 पंजे 60, यहाँ पर x की वैल्यू आप सीधा सीधा देख रहे होगे 60। 12 पारियों के बाद उसका औसत क्या है, अब यहाँ कंफ्यूज मत होना, ये जो औसत है ये आपको 11 पारी का औसत मिला है, वो 12 पारियों का औसत पूछ रहा है जो कि आपका x प्लस 5 है ना। तो x प्लस 5 आपका 12 पारियों का औसत हो जाएगा, तो 60 में 5 जोड़ दोगे तो 65 आपका आंसर हो जाएगा। तो जैसे कि ये जो भी क्वेश्चन होते हैं रेशियो के होते हैं, परसेंटेज के होते हैं, आपके एवरेज के क्वेश्चन होते हैं, एजेस के क्वेश्चन होते हैं, इनमें जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो लास्ट लाइन होता है, सेम मैंने टाइम एंड वर्क में भी बताया था। तो जल्दीबाजी नहीं करनी है, शांति से इत्मीनान से क्वेश्चन को पढ़ना है, वो क्या चीज पूछ रहा है और आपको सॉल्व करना है। आई होप ये वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। आगे चलते हैं। हाँ, जैसे कि रेलगाड़ी का क्वेश्चन मैं पहले भी बोलता हूँ, मेरे पहले के वीडियोस भी देख लीजिए, मैंने क्लियरली बताया रेल से क्वेश्चन आएगा। हमने ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के पेपर देखे हैं, सब ग्रुप 3 के पेपर देखे हैं, पटवारी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखे हैं, इंजीनियरिंग के भी देखे हैं हमने, एमपी सब इंजीनियर के सेम क्वेश्चन देखने को मिला है। तो यार स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सिंपल लॉजिक लगता है, ठीक है। ये रेलगाड़ी की चाल इसने दी हुई है, अब वह 230 लंबे, हाँ, तो यार स्पीड टू डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाता है, तो ये हो जाएगा आपका सीधा सीधा 90 इंटू, अगर मैं इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करता हूँ तो 5/18 से इंटू कर दूंगा। अब यार चूंकि प्लेटफॉर्म की लेंथ भी है, रेलगाड़ी की लेंथ भी गिवन है, तो यार इसको अपने को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अगर यहाँ प्लेटफॉर्म की जगह कोई आदमी होता तो आदमी की जो लेंथ है वो ट्रेन की लेंथ के तुलना में बहुत ही कम है, निग्लिजिबल है, तो उसको यहाँ पर हम एलिमिनेट कर देंगे, बट प्लेटफॉर्म की लेंथ यहाँ पर ऐड होगी क्योंकि वो बड़ी लेंथ है, उसको निग्लिजिबल नहीं कर सकते, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा आपका टाइम, ये 5 बार कटेगा, ये हो जाएगा आपका 25x हो जाएगा ये, और ये आपका हो जाएगा 0, 5 और ये 3, तो यहाँ पर आपका t की वैल्यू निकल गई 25 से कम 25, 25 चौक 100,
तो यार 14 सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेम लॉजिक स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अगर प्लेटफॉर्म की जगह वो कोई आदमी की बात करता है तो यार आदमी की तुलना में ये वो बोल देगा कि यार कोई 2 मीटर का आदमी है, तो यार ये तो यहाँ पर अपन ऐड नहीं कर रहे होंगे क्योंकि आदमी की तुलना में वो चीज बहुत ही नेग्लिजिबल है। ठीक है, बट प्लेटफॉर्म की लेंथ हम यहाँ पर ऐड करेंगे। आई होप ये क्लियर हुआ है। आगे चलते हैं। हाँ, तो यार ये एक बढ़िया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आता है, काफी लोग ये क्वेश्चन करने में गलती कर देते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा पढ़ने में कंफ्यूजिंग होता है। ठीक है, तो इसको करने का एक आपको बेस्ट तरीका बताता हूँ। देखो, वो बोल रहा है यदि ए की आय क्यू की आय से 40% अधिक है। ठीक है, ए की आय क्यू की आय से 40% अधिक है, तो मैं मान लेता हूं यार जो क्यू की आय है, ठीक है, क्यू की आय, मैं क्यू की आय मान लेता हूं 100। ठीक है, क्यू की आय मान लेता हूं 100। तो अगर क्यू की आय में ले लेता हूं तो क्यू की आय यहां पर हो जाएगी 100। ठीक है, क्यू की आय हो जाएगी 100। तो अगर P की आय Q की आय से 40% अधिक है तो जो P की आय हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पर जो P की आय हो जाएगी 40% अधिक है तो P की आय हो जाएगी 140, Q की आय हो जाएगी 100। तो Q की आय P की आय से कितने प्रतिशत कम है, ये देखना। जिससे, ठीक है, जिससे पूछा है वो नीचे आएगा। तो आपको तो पता है डिफरेंस हो जाएगा 40, लेकिन किससे कम है, क्योंकि यार P से, किससे, P से, तो P नीचे आ जाएगा। तो जिससे पूछा हो वो नीचे आ जाएगा, किससे, P से, तो P आ जाएगा नीचे। इसको आप इंटू कर देना यार, ये आपका आंसर हो जाएगा 400/14। इसका आप निकाल लेना, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यार ये बढ़िया क्वेश्चन है। 100 मानना आप, और जिस से पूछा जाए, किससे, P से है तो P को यार अपॉन में लिख देना, 140 अपॉन में आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को पढ़ना आराम से। लास्ट लाइन मैं हमेशा से कह रहा हूं डिसाइडिंग फैक्टर होता है, उसको एक बार अच्छे से देखना, क्योंकि कई लोग ये मिस्टेक कर देंगे कि यार यहाँ पर 40 तो है, वो अपॉन में 100 करके फिर से 40% इसका आंसर लगा देंगे, और 40% जो है वो सबसे पहले ऑप्शन में ही आपको दिख जाएगा, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा 40% का। तो यार भाई आपके ये नंबर हो जाएंगे माइनस। ठीक है, तो यार थोड़ा सा ना आपको केयरफुली रहना है, स्टेटमेंट जो गिवन है उसको अच्छे से पढ़ना है, वो क्या पूछ रहा है, उसके बाद आपको उसका जवाब देना है। ठीक है, आगे चलते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल ये है, उनका महत्तम समवर्तक इतना है। तो यार यहाँ पर एक सिंपल सा लॉजिक यूज होता है। ठीक है, मैं बता देता हूं कि जो उसका एलसीएम है संख्या का और एचसीएफ है, इनका इनटू इक्वल होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल का। ठीक है, माना कि x और y दो संख्या है, तो जो इनका गुणनफल होगा x इंटू वाई, ये इक्वल होगा गुणनफल के एलसीएम और एचसीएफ के। ये एक सिंपल लॉजिक यूज होगा इस क्वेश्चन में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट और आईएमपी क्वेश्चन है। यही नहीं, काफी एग्जाम्स में आता है, तो इसमें वो पूछ लेता है कि गुणनफल संख्या का दिया है, महत्तम समापवर्तक दिया है, आपको लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो सीधे संख्याओं का गुणनफल जैसा है मैंने बताया एक्स वाई 6912 इज इक्वल टू, यहाँ पर आपको दिया है एक वैल्यू, महत्तम समापवर्तक दिया है 24, मुझे एलसीएम याद करना है, आप इसको डिवाइड कर लोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, आई होप ये वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। आगे चलते हैं। हाँ यार, ये बोल रहा है कि मासिक आय, ये आप सभी को पता है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना, अपन इसको आराम से सॉल्व करेंगे। तो यार जो भी इनकम होती है, मासिक आय जो होती है, वो किन चीजों से मिलके बनी होती है, आप कितना एक्सपेंडिचर खर्चा करते हो प्लस कितना सेव करते हो, ये आपकी मासिक आय होती है। ठीक है, मैं अगर 1000 रुपए कमा रहा हूं, उसमें से मैं 200 रुपए खर्चा कर रहा हूं, कितना सेव कर रहा हूं, 800 रुपए सेव कर रहा हूं। इनकम क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ बता दिया उसने, ए और बी की मासिक आय उसने बताई है, 4 और 3 है, मैं इसको मान लेता हूं 4x और 3x। ठीक है, अब अगर मैं
इनकम में से सेविंग घटा दूं तो क्या मुझे एक्सपेंडिचर मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा। अब ये बोल रहा है कि वो 600 रुपए दोनों दोनों बचाते हैं, ठीक है। तो मैंने यार इनकम में से सेविंग घटा दी, क्या मुझे एक्सपेंडिचर का रेशियो मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा। इसको सॉल्व कर लोगे तो 8x 1200 सेम 9x 1800, ठीक है। इसको अगर मैं सॉल्व कर लेता हूं तो x की वैल्यू मुझे पता चल जाएगी 600, ठीक है। पूछ रहा है वो बी की मासिक आय कितनी है। बी की मासिक आय कितनी थी? 3x। x की वैल्यू कितनी है? 600। बी की मासिक आय हो जाएगी 1800, ठीक है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, ये क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है। आई होप ये वाला आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अच्छे से समझ लीजिए। उसने 4x 3x दिए यार, ये क्वेश्चन में है ना, गलती से भी 4x और 3y कंसीडर मत करना, नहीं तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व नहीं होगा। दो आपके वो वेरिएबल आ जाएंगे जिनकी वैल्यू आप पता नहीं कर पाओगे, इसलिए सेम कंसीडर करना पड़ेगा क्योंकि वो रेशियो सेम है वहां पे, है ना। ये यूज है। आई होप ये वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। हाँ, तो यार ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के कुछ क्वेश्चन थे जो पेपर में पूछे जा रहे हैं। मैंने लॉजिक कौन सा यूज करना है और कैसा यूज करना है आपको बता दिया है। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन और है जो है आपके ग्राफ के। एक बार ग्राफ आपको कुछ भी यहाँ दिया रहेगा, ठीक है। सपोज ये ए दे दिया, बी दे दिया, इसकी मासिक आय दे दी, यहाँ पर आपको 4000 है, बी की दे दी 2000 है, ठीक है। इनका रेशियो पूछ लिया या सी की बता दो क्या है, तो यार इजी है, यहाँ पर आप कर लोगे। और भी दिया हुआ है, टोटल पूछ लिया, ये आप कर लोगे, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। एक बार मैं पाई चार्ट का क्वेश्चन बता देता हूँ, आता है। तो यार जो पाई चार्ट की पूरी वैल्यू होती है ना, ये होती है 360। यहाँ उसने बता दिया ए है 40% है, बी कुछ वैल्यू गिवन है, सी की, ठीक है। तो वो पूछता है कि यार मुझे एंगल टर्म में बताओ कि ए का एंगल कितना होगा। तो ये क्वेश्चन को सीधे सॉल्व करना है यार। जो 360 मेरा है वो हो जाएगा मेरा 100% के इक्वल। तो मेरा 1% कितना हो जाएगा एंगल की टर्म में, या मैं एंगल की टर्म में 1% कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 360 अपॉन 100। तो यार मेरा 40% एंगल की टर्म में कितना हो जाएगा, इंटू 40। याद रखना 360 यहाँ पर 100% के इक्वल हो जाएगा पाई चार्ट में, ठीक है। इसके अलावा आप सभी को याद होगा, अगर आपने मेरे प्रीवियस ईयर पेपर देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो आप एक बार देख लो। हमने डिस्कस किया था ग्रुप 3 का पेपर, जो लेटेस्ट हुआ था अभी, लेकिन उसमें मीन मीडियन मॉड, माध्य माध्यिका, बारंबारता, इसका क्वेश्चन नहीं देखने को मिला था। बट हमने जो एनालिसिस किया था एक्साइज कांस्टेबल के पेपर का, उसमें हमको माध्य माध्यिका से क्वेश्चन देखने को मिला था, और एक शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चन आए थे माध्य माध्यिका के। आप सभी को याद होगा, मैंने कहा था माध्य माध्यिका लेटेस्ट पैटर्न में वो फॉलो कर रहा है, पटवारी के लिए इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना। पटवारी में 2 से 3 क्वेश्चन माध्य माध्यिका के आ रहे हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो करंट थिंकिंग होती है बोर्ड की, अगर वो एक प्रीवियस जस्ट एग्जाम कुछ 1-2 महीने पहले हो रहा है, वो एनालिसिस करना इसीलिए जरूरी हो जाता है कि वो क्या ट्रेंड फॉलो कर रहा है। 80% चांस है कि वो ट्रेंड नेक्स्ट एग्जाम के लिए भी फॉलो हो। सेम हमने एनालिसिस किया था एक्साइज कांस्टेबल आबकारी आरक्षक के पेपर का, वो सिमिलर टाइप के क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो आई होप जिनने वो वीडियो देखा होगा उनको काफी इस चीज का बेनिफिट मिला होगा। और मैंने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे, अगर कंप्यूटर के भी मैंने बताए थे, दूसरे बताए थे, सेम उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो गाइस ये इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए, या करंट में बोर्ड किस तरह का ट्रेंड फॉलो कर रहा है, ये हम एक डिटेल एनालिसिस करेंगे। यार ये एनालिसिस कोई नहीं करता है, लोग क्वेश्चन बता देते, समझा देते, लेकिन एनालिसिस जो होता है बोर्ड का, उनका माइंडसेट क्या है, उनकी थिंकिंग क्या है, ये हमेशा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है उस चीज का सोचने के लिए कि किस टॉपिक को हमको ज्यादा फोकस करना है। तो यार इसी तरह के और भी वीडियोस हम ला रहे होंगे आपकी एग्जाम में जो हेल्प कर पाए। इसके लिए चैनल को आप यार लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो नए वीडियोस है
उनकी अपडेट आपको मिलती रहे। ठीक है, तो यार जल्दी हम एक एलआर का वीडियो भी आप लोगों के लिए अपलोड करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट आपको मिल पाए। तो यार अच्छे से अपनी तैयारी जारी रखिए। आई होप आपका सिलेक्शन होगा एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू गाइस।